गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एमएससी प्री वालों को सबको प्रमोट कर दिया गया है और अब आप एमएससी फाइनल में हो चुके हैं। तो अब से हम एमएससी फाइनल की ऑनलाइन क्लास लगाएंगे और उसी ऑनलाइन क्लास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एमएससी फाइनल फिजिक्स की जो फर्स्ट पेपर है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स एंड इंट्रोडक्टरी क्वांटम फील्ड थ्योरी की जो यूनिट फर्स्ट है, आज हम यूनिट फर्स्ट की बजाय आज हम कुछ सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। अपना सिलेबस किस तरह का होगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, सब कुछ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वांटम जो है वो हमारी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है। इससे पहले आपको पता होगा कि पहले हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स चलती थी, उसके बाद एलिमेंट्री क्वांटम आई, उसके बाद क्वांटम आई है, उसके बाद एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स आई। तो इनके बीच में क्या कड़ी है, क्या कारण था कि हमें नई फिजिक्स डेवलप करनी पड़ी, उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें या क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास 3 नियम होते हैं। द लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियो लॉ एंड द फोर्स ऑफ लॉ, जिसको आप न्यूटन का सेकंड लॉ बोलते हो, एंड द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस, जिसको आप न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हो। और इसके अलावा हमारे पास इसमें मैक्सवेल इक्वेशंस और होती हैं। एक पॉइंट और है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, ये नियम मिलकर के क्लासिकल फिजिक्स को तैयार करते हैं। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम केवल न्यूटन के 3 नियम और मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस और गैलीलियो जो लॉ है उसको पढ़ते हैं। इसके अलावा हम कोई भी नए नियम नहीं पढ़ते। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम जो मास, टाइम और जो स्पेस है उसके एब्सोल्यूट की बात करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है कि हम उसको आसानी से नाप सकते हैं, निरपेक्ष मान है ये। हम किसी के भी सापेक्ष इसको अच्छी तरह से नाप सकते हैं, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो मास हो। द क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन ओनली नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ये हमारे पास एक नया शब्द आया है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब होता है कि वे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से बहुत कम है, उनको हम नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोलते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर केवल हम उन्हीं पार्टिकल का अध्ययन करते हैं जिनका वेग प्रकाश वेग से बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का लगभग होता है। जबकि हम जो बात करेंगे वो हमारे पास 1 से लेकर के और लगभग ध्वनि के वेग 320 मीटर से जो नीचे होते हैं वेग वाले पार्टिकल, उनका ही अध्ययन करते हैं। ध्वनि वेग से अधिक वेग होने पर भी हम क्लासिकल के नियम लगा सकते हैं, लेकिन जब ये वेग प्रकाश वेग के लगभग पहुंचता है, यानी कि v का जो मान है वो लगभग c के बराबर पहुंचता है, तो क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉ हैं वो लगा तो सकते हैं, लेकिन हमें जो वैल्यू मिलती है वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाती। तो ये तो क्लासिकल फिजिक्स के बारे में था। अब देखिए, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल जो फिजिक्स थी वो फेल कहाँ कहाँ हो गई, किस किस चीज़ को बताने में असमर्थ रही, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं। तो फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अनुसार जो एटम की स्टेबिलिटी है वो नहीं बता पाती, एटम के अंदर स्पेक्ट्रम है उनको नहीं बता पाती, एनर्जी लेवल है उसको नहीं बता पाती। दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यह आपने बीएससी थर्ड ईयर के अंदर पढ़ा होगा।
ब्लैक बॉडी, कृष्णिका पिंड। इसके अंदर भी हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो दो नियम हैं, वीन विस्थापन और रेले जीन्स का नियम। तो वीन विस्थापन और रेले जीन्स का जो नियम है वो कृष्णिका पिंड के जो कर्व है, ग्राफ है, उसके हाफ पार्ट को ही समझा पाते हैं, कंप्लीटली वो उसको नहीं समझा पाते। जिसमें हमारे पास वीन का जो नियम है वो लघु तरंगदैर्घ्य यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ के लिए वैलिड है, जबकि रेले जीन्स जो लॉ है वो हाई वेवलेंथ के लिए ही वैलिड हो पाता है। दोनों जो हैं वो मिलकर भी उस ग्राफ को नहीं समझा पाते। तो ये सबसे बड़ी कमी रही थी क्लासिकल फिजिक्स की। उसके अलावा स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड गैसेस। तो स्पेसिफिक जो हीट है वो उच्च ताप पर तो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के और क्वांटम फिजिक्स के जो नियम हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन जब हम लो टेम्परेचर की ओर बढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लो टेम्परेचर के अंदर जो हमारे पास मेटल और गैस की जो स्पेसिफिक हीट है वो अलग अलग प्राप्त होती है। और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ये माना गया था कि वो फ्रीली मूव करते हैं, जबकि क्वांटम फिजिक्स में मानते हैं कि जो पार्टिकल हैं वो कपल्ड ऑसिलेटर के रूप में मोशन करते हैं। अगला है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। पहले ये माना जाता था कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस होता है, परंतु जब हम उसमें कुछ नियम पढ़ते हैं जैसे कि जीमान इफेक्ट है और भी इफेक्ट हैं, इनको देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस ना होकर के डिस्क्रीट होते हैं। और ये डिस्क्रीट क्यों होते हैं, इस चीज़ को क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाई। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमारे पास यही है कि जब हम किसी भी प्रकाश को किसी धातु प्लेट पर डालते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धारा प्रवाह होनी चाहिए, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार किसी भी ऊर्जा का यदि कोई पार्टिकल धातु प्लेट पर गिरता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए और करंट बहनी चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का यदि हम पार्टिकल डालते हैं तो ही करंट निकलती है, अदरवाइज करंट नहीं निकलती। यानी कि टाइम डिलेशन का जो रीजन था वो नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि टाइम डिलेशन नहीं होता, जबकि क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि टाइम डिलेशन नहीं होता, जबकि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि टाइम डिलेशन होना चाहिए और उसके अनुसार होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल आते हैं, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होना, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो सतह पर आएंगे, उसके बाद फिर वो निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर है मोशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एटम्स रीजन। देखो पहले बहुत सारी ये थ्योरियाँ आई थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ पढ़ने के बाद और उनके बहुत सारे नियम देने के बाद ये पता लगा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के बाहर होता है, अंदर नहीं होता। इसी प्रकार हम प्रोटॉन की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स प्रोटॉन की जो स्पेक्ट्रम है, एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है उनको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाती। अगली बात करें तो इन सभी को जो हमारे पास नियम थे नहीं समझा पाई, तो उसके बाद हम एलिमेंट्री क्वांटम पढ़ते हैं। एलिमेंट्री क्वांटम के अंदर जो बीएससी थर्ड ईयर में हमने पढ़ी वो हमारे पास है, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस प्रकार से समझाया वो हमने पढ़ा। अगला है कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट भी हमने पढ़ा। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर क्या होता है, एक ग्रेफाइट का बॉक्स होता है, उसके ऊपर हम कोई भी एक एक्सरेज डालते हैं और वो एक्सरेज प्रकीर्णित होकर के यानी कि स्कैटर्ड होकर के दूसरी डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पर जो वेव लेंथ थी वो हमारे पास लैम्डा थी, और यहाँ पर जो वेव लेंथ है वो कितनी है, लैम्डा डैश है। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती है कि लैम्डा का जो मान है और जो लैम्डा डैश का मान है वो आपस में बराबर होना चाहिए, जबकि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये जो वैल्यू है ये कुछ आती है और इसको हम बोलते हैं डेल्टा लैम्डा यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट, जबकि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार कॉम्पटन शिफ्ट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले जो पार्टिकल जिस तरह से मोशन दोलन कर रहे थे, ऑक्सीलेशन कर रहे थे, उसी प्रकार जब बाद में वेव रिलीज होती है उसी प्रकार वो क्या करते हैं, ऑक्सीलेशन करते हैं। तो सेम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
फिर हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी हमने आपको बताया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर जब पढ़ते हैं तो रेले और जीन्स के दोनों नियम हमारे पास क्या होते हैं, फेल होते हैं। इसको समझाने के लिए हमने प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या प्लांक रेडिएशन लॉ को पढ़ा था, जिसके अनुसार जो एनर्जी है वो क्वांटा के रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा रमन इफेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल है। ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है कि पार्टिकल पहले माना जाता था कि जो लाइट है केवल या तो वो वेव फॉर्म में होगी या फिर वो पार्टिकल फॉर्म में, लेकिन क्वांटम ये मानती है कि वो दोनों ही फॉर्म में होती है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, पहले माना जाता था कि हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो जीरो होती है, जबकि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो जीरो नहीं होती है। अगला है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में काफ़ी सारी हमारे पास नियम आए हैं कि माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों सर्कुलर पाथ यानी कि ओनली वर्ताकार पाथ में ही क्या करता है, चक्कर लगाता है, जबकि एग्जैक्ट स्थिति ये है कि वो वर्ताकार की बजाय एक दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि उसका जब स्पेक्ट्रम तैयार होता है तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि वो सतत होना चाहिए, जबकि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार क्या होता है, वो एक डिस्क्रीट लेवल पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एलिमेंट्री क्वांटम फिजिक्स जो थी उसने बहुत सारे नियमों को समझाया, और इस समझाने के अंदर हमने सबसे ज़्यादा डेवलप किया है श्रोडिंगर इक्वेशन को। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर और एमएससी के अंदर हमने सबसे ज़्यादा श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ी। उसके अलावा क्लीन जॉर्डन इक्वेशन यानी कि केजी इक्वेशन को पढ़ा। इन दोनों इक्वेशन में सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन केवल जीरो स्पिन और स्केलर फील्ड के लिए ही वैलिड थे, यानी कि इनके अलावा ये किसी भी चीज़ को नहीं निकाल पा रही थी। यदि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इनकी बात करें तो इनके लिए हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं लगती। श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड होती है ओनली जीरो स्पिन पार्टिकल के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स जो होती वो भी क्वांटम फिजिक्स की सबसे ज़्यादा क्या थी, एक फेलियर थी। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स जो थी वो ये मानती थी कि जो पार्टिकल है वो डिस्टिंक्ट होते हैं, जबकि क्वांटम फिजिक्स ये मानती है कि जो पार्टिकल है वो इनडिस्टिंग्विशिबल होते हैं, यानी कि विभेद्य होते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की जो सबसे बड़ी कमी थी वो पूरी की किसने, केजी इक्वेशन ने। केजी इक्वेशन और श्रोडिंगर इक्वेशन में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन दोनों ही हम किस में पढ़ते हैं, ये क्वांटम फिजिक्स में। और क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम यही थी कि श्रोडिंगर इक्वेशन तो जीरो स्पिन को बताती थी और स्केलर फील्ड के लिए वैलिड थी। मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो स्टैटिक्स थी उसमें भी यही समस्या है। केजी इक्वेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। सेकेंड ऑप्शन, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो टाइम की फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होती है, और ये इसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट होती है। तीसरा इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है एनर्जी की। जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 का अंडर रूट कर दें, इधर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर प्लस और माइनस 2 प्राप्त होंगे। हमें पता है कि जब भी हम अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस 2 चिन्ह आते हैं। क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, स्पेशली क्वांटम फिजिक्स, इस प्लस वाले चिन्ह को तो रिप्रेजेंट कर देती है और बता देती है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, यानी कि पार्टिकल की एनर्जी जो है पॉजिटिव है और होती भी है। लेकिन ये जो माइनस चिन्ह है इसको ये इग्नोर करती है, श्रोडिंगर इक्वेशन भी और क्वांटम फिजिक्स भी। जबकि ये जो माइनस चिन्ह है ये भी एनर्जी को शो करता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्वांटम फिजिक्स के पास नहीं। ये सब हम डेवलप करेंगे एक नई और फिजिक्स के अंदर, और उस नई फिजिक्स को नाम दिया हमने एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि सबसे ज़्यादा हम किस में क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करेंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने के बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, केजी इक्वेशन पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा हमने जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसकी कुछ कमियों को दूर किया, हमने केजी इक्वेशन बनाई। वैसे देखा जाए तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड क्वांटाइजेशन होता है जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो इसमें भी क्या है, केजी इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम आई, और उसके बाद हम लास्ट पढ़ते हैं डिराक इक्वेशन।
इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, ड्राक इक्वेशन। और ड्राक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, लास्ट सॉल्यूशन होता है एडवांस क्वांटम के अंदर, पार्टिकल के अंदर। यदि हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर हमारे पास इसमें 4 यूनिट हैं, ठीक है। और प्रत्येक यूनिट जो है वो हमारे पास 25 नंबर की होगी। 25 नंबर के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन बड़ा 1 भी हो सकता है, क्वेश्चन 2 भी हो सकते हैं। प्रत्येक यूनिट में से हमारे पास 2 क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे और 2 में से आपको कितना करना होता है, 1 क्वेश्चन करना होता है। यानी कि जैसे एमएससी प्री का पैटर्न था सेम एमएससी फाइनल का पैटर्न होगा। और जो ये पेपर नंबर है, ये पेपर नंबर हमारे पास 5 नंबर पेपर रहता है। पहली जो यूनिट है उसके अंदर हम स्क्रीडिंग पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ केजी इक्वेशन पढ़ेंगे। स्क्रीडिंग तो नॉर्मल चीज़ होती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। स्क्रीडिंग का मतलब है कि जब भी कोई 2 पार्टिकल आपस में पास आते हैं तो इंटरेक्शन के कारण वो एक दूसरे से चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीडिंग बोलते हैं। तो नॉर्मल हम डेल्टा पोटेंशियल से, ड्राक पोटेंशियल से और स्क्वायर वेल पोटेंशियल से जो स्क्रीडिंग होती हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे कि आपने बीएससी थर्ड ईयर के पढ़ा था लास्ट में, हमारे पास अलग अलग तरह के पोटेंशियल होते हैं ना, पोटेंशियल बैरर है, पोटेंशियल स्टेप है। तो उन पोटेंशियल के अंदर पार्टिकल की जो स्क्रीडिंग होगी उनका हम अध्ययन करेंगे, यानी कि टोटल स्क्रीडिंग क्रॉस सेक्शन एरिया हम निकालेंगे। उसके बाद है डेवलप ऑफ केजी इक्वेशन। तो हमने जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको डेवलप करना है, उसको किस में तब्दील करना है, केजी इक्वेशन के। रिलेटिविस्टिक फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो यहाँ पर हम कोई भी नॉन रिलेटिविस्टिक फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर सारी क्या करेंगे, रिलेटिविस्टिक फार्मूला यूज़ करेंगे। और रिलेटिविस्टिक जो फार्मूला है वो हमारे पास, रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी का सा हो लगभग बराबर। और इसमें हम 2 क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वांटाइजेशन और सेकंड क्वांटाइजेशन। फर्स्ट का मतलब है कि क्लासिकल फिजिक्स से, फिर क्वांटम फिजिक्स से, क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स में, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आएंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स से जब हम एडवांस क्वांटम में जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं सेकंड क्वांटाइजेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वांटाइजेशन। इस तरह से यूनिट थर्ड की बात करें तो सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ड्राक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। यानी कि यहाँ पर हम ये भी पढ़ेंगे कि केजी इक्वेशन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। केजी इक्वेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, केजी इक्वेशन की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हम किसको पढ़ते हैं, ड्राक इक्वेशन को। ड्राक इक्वेशन को पढ़ने का सबसे बड़ा कारण था एनर्जी का, और एनर्जी जो थी वो हमारे पास 2 टाइप्स आ रही थी, p² c² प्लस m0 c की पावर 4, ये आ रहा था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ड्राक ने सबसे ज़्यादा जो सॉल्यूशन किया वो इस पार्टिकल की एनर्जी का सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन ऑफ फ्री पार्टिकल। जो फ्री पार्टिकल है उनका सॉल्यूशन हम किस में करते हैं, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। यूनिट जो थर्ड है उसके अंदर हम पढ़ेंगे द क्वांटम फील्ड थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्लासिकल रेडिएशन फील्ड। ये सबसे बड़े टॉपिक हैं इसमें, और इसी के सब टॉपिक, बहुत सारे सब टॉपिक। और लास्ट हमारे पास क्या रहेगी, 4th यूनिट। और इस 4th यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोपेगेशन, मैसन प्रोपेगेशन, फर्मियन प्रोपेगेशन, फाइनमैन रूल ऑफ एस मैट्रिक्स और एस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। प्रोपेगेशन का मतलब है कि एडवांस क्वांटम के अंदर हम बहुत सारे पार्टिकलों को अलग डिस्कवर करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नया तरीका होना चाहिए। और जो नया तरीका है वो किसने दिया था, फाइनमैन ने दिया था। फाइनमैन बताता है कि अलग पार्टिकल को अलग तरह से क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को शो करना तो इसे स्ट्रेट लाइन से करेंगे, बोसॉन को शो करना है तो हम इसे डॉट लाइन से शो करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्बिकेशन को शो करना है तो हम इसको डॉट के और एरो लगा के शो करते हैं। इमिशन को शो करना होगा तो हम इस तरह से डॉट लगा के इसको बाहर की ओर शो करेंगे। तो ये अलग अलग सारे क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन। और इसी प्रकार जो एस मैट्रिक्स होता है, यानी स्कैटरिंग या स्कैटर्ड मैट्रिक्स जो होता है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास 4 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट है जो 25 नंबर की रहेगी, और ये हमारे पास कंप्लीट कोर्स। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे और फिर पढ़ेंगे।